बस एक महीने में इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी 2024 का इलेक्शन नहीं तो 2050 तक के सारे इलेक्शन को विन करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी कारपोरेट स्टाइल टैक्टिक्स को यूज करके अपने मार्केट डोमिनेंस को कंटिन्यू रखना चाहती है। साम दाम दंड भेद हर प्रकार का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है विनिंग के लिए। इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी के नेता एंड प्रेसिडेंट जेल में है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज है और उन्हें 210 करोड़ रुपए टैक्स अर्जेंटली पेड करने के लिए कहा गया है। हेमंत सोरेन पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है और लगभग यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज स्प्लिट हो चुके हैं। सीपीआई को भी इनकम टैक्स की नोटिस मिली है और इंडियंस अलायंस से दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर की वजह से बाहर निकल चुके हैं। बीजेपी को पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में पॉपुलर होने का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली तब जब नेशनल लेवल पर कोई भी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर रहा हो। इसीलिए जहां सारी दुनिया राहुल गांधी को पप्पू समझती है, लेकिन दो लोगों को छोड़कर, और वो दो लोग हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पॉपुलैरिटी को बीजेपी लाइटली नहीं ले रही है। वही केजरीवाल जो हर स्टेट में अपना वोट शेयर बढ़ा रहे, उसे भी बीजेपी टैकल करना चाहती है। एक तरफ अपोजिशन में हड़कंप है, दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व और राम मंदिर पर फोकस करके चुनाव लड़ने वाली है, तो शायद आपको बीजेपी की डीप स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता। क्या है बीजेपी का 2024 का प्लान जो अगले 25 साल तक इन्फ्लुएंस करने वाला है? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है? चलो इस वीडियो में इसे इन डेप्थ समझते हैं। एक्चुअली बीजेपी अब एक पार्टी नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वर्क कर रही है। अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना रही है, बिल्कुल एप्पल कंपनी की तरह। अच्छा खासा मार्केट शेयर होने के बावजूद भी बीजेपी कंपटीशन की हर हालात को एलिमिनेट करना चाहती। इसमें बीजेपी कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी के विनिंग फार्मूला का फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेट द कंपटीशन विद नेगेटिव मार्केटिंग। इंडिया में 78 ऐसे सीट्स है जो क्लोज फाइट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे स्विंग सीट्स पर बीजेपी अपने अपोजिशन को किसी भी प्रकार का एडवांटेज नहीं देना चाहती और इस एडवांटेज को कम करने के लिए नेगेटिव नैरेटिव वाली मार्केटिंग शुरू की है। आपने बीजेपी के ऐड तो देखे होंगे जिसमें बीजेपी अपने वर्क की बातें करने की जगह अपोजिशन की इमेज को इनकैपेबल सरकार की तरह प्रमोट कर रही है। रिश्तेदार है, बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में। और अगर आपने इस ऐड को गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पूरा फोकस बीजेपी का वोट मांगने की जगह अपोजिशन की इमेज को डिस्ट्रॉय करने पर ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं इथिकल और फेयर बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सिर्फ अपने विन पे ध्यान दे रही है, फिर वो चाहे कैसे भी आए। और कुछ इस तरह के ऐड आपके सामने लाने के लिए बीजेपी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा पैसा बहा रही है। हर एक ऐड के लिए गूगल ऐड पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, जबकि फेसबुक की हर एक ऐड पर 1.3 करोड़ खर्च हो रहे हैं। बीजेपी हर दिन 2.6 करोड़ अपने कैंपेनिंग पर खर्च कर रही है। सोचो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हर दिन मार्केटिंग पे करोड़ ऑफ रुपीज खर्च कर रही है। लेकिन ये पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा है। बीजेपी का अगर प्रीवियस इलेक्शन का डाटा भी अगर आप चेक करोगे तो उस वक्त पे बीजेपी इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग प्रोवाइडर थी। बीजेपी नेटफ्लिक्स, कॉलगेट, संतूर जैसे ब्रांड कंपनी से भी 2 गुना ज्यादा एड रन करवा रही थी। एक्चुअली 2024 में बीजेपी की एड स्ट्रेटेजी वोट हासिल करना नहीं है, बल्कि अपोजिशन को डिफेम करके उनकी डिफेमेशन की चर्चा आम वोटर्स के बीच बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रखा गया है। सोचो अगर 2 वोटर से ये बात करे कि देखो किस तरह से अपोजिशन अपने आप में ही झगड़ रहे, क्या ये सरकार बना पाएंगे, क्या ये सरकार चला पाएंगे? कुछ इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर अपोजिशन को बीट करने के लिए काफी है। बीजेपी विनिंग फार्मूला का सेकेंड स्टेप है इलेक्शन कमीशन का एफिशिएंट यूज। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी क्या है जिसमें इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल इलेक्शन विन के लिए किया जा सकता है। आपको ये बात समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल पाने के लिए बीजेपी ने अब तक क्या किया है और ऐसा उन्होंने क्यों किया है। 12 दिसंबर 2023 को चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट बिल 2023 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। न्यू
न्यू बिल के हिसाब से अब 3 लोग इलेक्शनल कमीशन को अपॉइंटमेंट कर सकते थे। इसमें 2 लोग रूलिंग पार्टी से होंगे, वही इसमें 1 पर्सन ऐसा होगा जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा। बट जब अपोजिशन की सीट खाली हो तो ऐसे सिचुएशन में भी डिसीजन लिया जा सकता है और ऐसे केस में जो अपॉइंटमेंट की गई है वो वैलिड होगी। यही वो डिसीजन है जो कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट पर मोनोपोली क्रिएट करता है। बीजेपी भी यही चाहती थी क्योंकि इसका बीजेपी के लॉन्ग टर्म रोल में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के रोल को समझने के लिए आपको एक अमेरिकन कंसेप्ट गैरीमैंडरिंग को समझना होगा, जिसका इस्तेमाल हाल ही में हमारे यहाँ पर भी शुरू हुआ है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप किसी संसदीय क्षेत्र की इलेक्टोरल बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करके एक पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में वोट को खींच सकते हो। बिल्कुल कुछ इस तरह से ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है बैंगलोर का पार्लियामेंट्री मैप। यहाँ पर 4 संसदीय क्षेत्र है, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और रूरल। जरा इस ब्लैक एरिया को देखो, इसे नॉर्थ का एरिया कंसीडर किया गया है, लेकिन इसका कुछ एरिया आपको साउथ में दिखाई देता होगा और इसका कुछ एरिया आपको सेंट्रल एरियाज में भी दिखाई दे रहा होगा। अब जरा इस रेड कलर के एरिया को देखो, लेकिन ये रेड डॉट को देखो, कहाँ पर ये अपने क्षेत्र से दूर ब्लैक एरियाज में भी आपको रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं। मीन्स ये रेड डॉट वाले लोग अपने से दूर इस रेड वाले एरिया में मीन्स सेंट्रल संसदीय क्षेत्र में वोट करेंगे। गैरीमैंडरिंग अक्सर वो पार्टी करती है जो रूलिंग में हो, वो अक्सर अपने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर दे ताकि उन्हें इलेक्शन में इसका फायदा मिल सके। बीजेपी सरकार ने आसाम और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों की गैरीमैंडरिंग की है। कई एरिया के बाउंड्रीज को ऐसा डिसाइड किया गया है कि वोट डिवाइड हो सके और वोट किसी एक पार्टी के फेवर में आ सके। इसका एक एग्जाम्पल चेनानी असेंबली क्षेत्र है। कुछ गांव और पंचायत इस क्षेत्र में ऐसे हैं जिनका जियोग्राफिकल कनेक्शन नए बने रामनगर असेंबली क्षेत्र से नहीं है, फिर भी इसके कई हिस्सों को रामनगर असेंबली का हिस्सा बनाया गया है। एक्चुअली पिछले साल ही अमित शाह जी ने जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में 7 सीट्स को बढ़ाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू जो हिंदू बहुल एरिया है वहां पर 6 सीट को बढ़ाया गया है, जबकि कश्मीर के मुस्लिम इलाकों में सिर्फ 1 सीट इंक्रीज की गई है। जबकि हम इसके पॉपुलेशन और एरिया को भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां पर 6 सीट बढ़ाई गई है वहां पे पॉपुलेशन कम है, जहां पे सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। आसाम के केस में भी बीजेपी ने गैरीमैंडरिंग की है, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ज्यादा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गैरीमैंडरिंग की गई है। कांग्रेस आसाम में 15 में से 3 पार्लियामेंट्री सीट को होल्ड करती थी। अब्दुल खालिक जो बारपेटा से थे, गौरव गोगोई जो कालीबोर से थे, वही प्रद्योत जो नागांव से थे। एक्चुअली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कालीबोर का है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे 2014-2019 में मोदी लहर आने के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस का सांसद विन होकर आया था, लेकिन अब नए डिलिमिटेशन की वजह से यहाँ पे नई बाउंड्री ड्रॉ की गई है। इसके कई एरियाज में अब न्यू जगह पर अब न्यू संसदीय क्षेत्र ऐड किए गए हैं। मीन्स कांग्रेस के इस संसदीय क्षेत्र में अब उनकी पावर कम हो गई है, बिकॉज इसके कई एरियाज को अब दूसरे संसदीय एरियाज में ऐड किया गया है और इनडायरेक्टली इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। एक्चुअली अभी तो बस 2 स्टेट में ये बाउंड्रीज का डिलिमिटेशन हुआ है, बट 2027 में ऑल इंडिया के बाउंड्रीज फिर से ड्रॉ होंगी, बिकॉज 2027 में हमारी पार्लियामेंट्री सीट 543 से बढ़कर 753 हो जाएंगी, जिसकी कैपेसिटी के लिए ही नया संसद भवन बनाया गया था। सो जो पूरे भारत में जब 200 से ज़्यादा सीट्स बढ़ने वाले हैं, बीजेपी जरूर इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करने वाली है जो इसे अगले 100 साल तक मुस्लिम वोट को डिवाइड करके रख सके। वही वोटिंग हो, लेकिन इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम हो जाए। मुस्लिम वोट रीड्रॉ करने की वजह से डिवाइड होंगे, वही जिसका इनडायरेक्टली फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। बीजेपी विनिंग का 3rd फॉर्मूला है मर्जर एंड एक्विजिशन। जिस तरह से बड़ी कंपनीज कंपटीशन बढ़ने से पहले ही कॉम्पिटिटर को खरीद लेते हैं, बिल्कुल फेसबुक की तरह जिसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। अब सोशल मीडिया के मार्केट में उन्हें कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके। बिल्कुल कुछ इसी तरह से बीजेपी ने अपने न्यूज़ पोल में कंफर्म विन होने के बावजूद भी बीजेपी अपने मर्जर एंड एक्विजिशन को नहीं रोक रही। मीन्स नए पार्टी को अपने अंदर लेने, वही न्यू एमपी को एडमिशन देना कंटिन्यू रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बीजेपी और शिवसेना ने
एनसीपी जो न्यूली ब्रोक पार्टीज है उसके साथ अलायंस बनाए, जिससे उन्हें अपोजिशन के अलायंस से अलग करके बीजेपी फोल्ड में शामिल किया गया। ये टैक्टिक सिर्फ अपोजिशन ब्लॉक को कमजोर करने के लिए नहीं, बीजेपी की पोजीशन को कहीं ना कहीं स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए था। अगर आप वेस्ट बंगाल का केस देखते हो तो इसमें आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन में नहीं होना फायदेमंद समझा, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अलग लड़ना, वही बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद करना कंपैरेटिवली ज्यादा सही लगा कंपैरेटिवली इंडियन अलायंस के साथ जुड़ने से। बीजेपी विनिंग फॉर्मूला का 4th स्टेप है हिंदुत्व की डिपेंडेंसी को कम करना। यस, ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, बट बीजेपी की कोर आइडेंटिटी हिंदू जो उन्हें 80 और 90 के दौरान मिली थी, उससे पहले बीजेपी गांधीयन मॉडल पर चलने वाली पार्टी थी। आज भी अगर आप बीजेपी की आइडियोलॉजी सर्च करते तो आपको इसका आंसर हिंदू आइडियोलॉजी नहीं तो इंटरनल ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी मिलेगी, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली इंटरनल ह्यूमनिज्म ने एक आत्मनिर्भर समाज बनाने की ओर जाना, जिसमें धर्म के बिना सोशल प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस किया गया। वही सोसाइटी की यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर देश की कल्पना की गई है। एक्चुअली यही बीजेपी की शुरुआती आइडियोलॉजी थी। बट 1980 में गांधीयन मॉडल से शुरू हुई पार्टी राम मंदिर के कम्युनल ड्राइव मिलने के बाद 2 सीट से सीधा 85 सीट पर जंप कर गई, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर 30 सालों में 7% से 30% तक इंक्रीज हो गया। एक तरफ हिंदू पॉलिटिक्स करके हिंदू वोट गेन किया जा रहा है, वही सीक्रेटली मुस्लिम पॉलिटिक्स करके मुस्लिम वोट को भी गेन किया जा रहा है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये बात सही है, सच में ऐसा हो रहा है। 2009 में सिर्फ 4% मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में लोकसभा में 20% मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। सिर्फ 10 साल में बीजेपी ने अपना मुस्लिम वोट शेयर 5 गुना बढ़ाया है। बट यहाँ पर एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखो, बीजेपी स्टेज के सामने हिंदू वोट्स मांग रही है, वही स्टेज के पीछे मुस्लिम वोट को गेन कर रही है। यूपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने 355 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, जिसमें से 40 से 45 कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर विन होकर आए थे। ऐसे केस में बीजेपी लोकल बॉडीज पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बढ़ा रही है, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में इस मुस्लिम बॉडी का कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। एक्चुअली ये वोट शेयर बढ़ाने के लिए मोदी जी ने कैंपेन भी किया था, जिसे शायद ही आपने सुना होगा, जिसका नाम था शुक्रिया मोदी जी, जिससे मुस्लिम वोट सक्सेसफुली टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी की अपकमिंग इलेक्शन और आगे की प्लानिंग में उन्होंने स्मार्ट अप्रोच को एडप्ट किया है। उनका फोकस सिर्फ पीएम मोदी के करिश्मे पे नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे भी है। अपोजिशन को हैंडल करने का नया तरीका, इलेक्शन कमीशन का स्ट्रैटेजिकली यूज और दूसरी ओर पार्टीज के साथ कोलैबोरेशन। एक्चुअली बीजेपी हिंदुत्व के अलावा भी कई मुद्दों पे ध्यान दे रही है। यह सब ये दिखाता है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल गेम को इवॉल्व कर रही है कंपटीशन में रहने के लिए, जिससे वो अपने आप को अगले 25 साल तक गेम में रख सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मैंने कौन सा ऐसी स्ट्रैटेजी को मिस किया ये भी आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो।